नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा की दुनिया से जुड़े दो अहम पहलू। एक तो है शिक्षण अभिरुचि, मतलब सिखाने की कला, और दूसरा समावेशी शिक्षा। हाँ, यानी हर बच्चे तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये विषय टेट, बीएड, सीटीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, पर ये शिक्षा के भविष्य से जुड़े कुछ बड़े सवाल भी उठाते हैं ना। सही कहा। और हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। काफी डिटेल नोट्स और स्टडी मटेरियल है ये। अच्छा। इसमें शिक्षण के तरीके, उसके सिद्धांत और समावेशी शिक्षा की बारीकियों पर काफी विस्तार से बात की गई है। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इन टॉपिक्स को दोहराना नहीं होगी, हम थोड़ा गहराई में जाना चाहेंगे। हाँ, जुड़ाव है, और सबसे जरूरी ये समझना कि समावेशी शिक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक पूरी व्यवस्था है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल बातें निकल कर आएं। बिल्कुल, व्यवहारिक अंतर्दृष्टि। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद इस विचार से कि शिक्षण आखिर है क्या? हाँ, अच्छा पॉइंट है। स्रोत इसे कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं मानते। सही कहा। ये नहीं कि बस टीचर ने जानकारी दे दी और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इस बात पर जोर है कि ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। हाँ, द्विपक्षीय, जिसमें शिक्षक और सीखने वाला मतलब स्टूडेंट दोनों एक्टिवली शामिल होते हैं। तो यहीं से शायद शिक्षण अभिरुचि की पहली परत खुलती है कि इसका असली मतलब और मकसद क्या है। बिल्कुल। शिक्षण का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा करना या फैक्ट्स रटा देना नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसका एक बड़ा मकसद है ज्ञान देना। हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ ही कौशल विकसित करना। कौशल? कैसे कौशल? जैसे सोचने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौशल, और साथ ही सीखने वालों में एक पॉजिटिव नजरिया बनाना, उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करना। अच्छा। और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण विकसित करना, ये सब इसी का हिस्सा है। यानी ये पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और इस दो तरफा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत संचार को शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सूचना, विचारों, यहाँ तक कि भावनाओं के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। अच्छा। और इसके कई रूप हैं, जैसे मौखिक, जो हम बोलकर करते हैं, लेक्चर या सवाल जवाब। हाँ। फिर अमौखिक भी उतना ही जरूरी है, मतलब नॉन वर्बल, टीचर के हाव भाव, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। फिर लिखित संचार है, जैसे नोट्स, किताबें, और आजकल तो आप जानती हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम। हाँ, आईसीटी और ई लर्निंग। बिल्कुल, इनकी भूमिका तो लगातार बढ़ ही रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रभावी संचार सिर्फ बोलना या लिखना नहीं है, बल्कि सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। शायद यहीं पर शिक्षण के कुछ बुनियादी सिद्धांत काम आते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाते हैं। हाँ, ये सिद्धांत एक तरह से गाइडलाइंस जैसे हैं। कुछ खास सिद्धांत जिनका जिक्र स्रोतों में है वो हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ज्ञात से अज्ञात मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे जोड़कर कोई नई बात सिखाना। अच्छा, ठीक है। फिर सरल से जटिल की तरफ बढ़ना, पहले आसान चीजें फिर मुश्किल, और पहले ठोस मूर्त चीजों के बारे में बताना, फिर अमूर्त विचारों की ओर ले जाना। मूर्त से अमूर्त, जैसे पहले बच्चों को असली फल दिखाकर गिनती सिखाना, और बाद में सिर्फ नंबरों के कॉन्सेप्ट पर जाना। समझ गई। और विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचना। और भी है शायद, सक्रिय भागीदारी का भी जिक्र होता है अक्सर। बिल्कुल, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत मतलब बच्चों को सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं बनाना, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली इन्वॉल्व करना। हाँ। फिर निकट से दूर का सिद्धांत, पहले आसपास की दुनिया फिर दूर की। और एक बहुत जरूरी सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की स्पीड, उसका तरीका अलग है। हाँ। इसे मानना और उसके हिसाब से टीचिंग को एडजस्ट करना। ये ज्ञात से अज्ञात या सरल से जटिल सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगते हैं, पर क्या इन्हें क्लासरूम में लागू करना हमेशा आसान होता है, खासकर जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हों? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर टीचर की सूझबूझ और स्किल काम आते हैं। सिद्धांत तो रास्ता दिखाते हैं, पर उन्हें असलियत में उतारने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, लचीलापन चाहिए। ये सिद्धांत बताते हैं कि सीखने को नेचुरल और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये ज्ञान या सीखने की सामग्री आती कहाँ से है, मतलब शिक्षण के स्रोत क्या हैं? स्रोत आमतौर पर तो किताबें,
इंटरनेट, यही सब ध्यान में आता है? हाँ, वो जरूरी है, लेकिन वो ज्यादातर अप्रत्यक्ष स्रोत है, इनडायरेक्ट। अच्छा। स्रोत प्रत्यक्ष स्रोतों पर भी जोर देते हैं, जैसे करके सीखना, अनुभव से। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, या कहीं फील्ड ट्रिप पर जाना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। ये तरीके सीखने को ज्यादा टिकाऊ और प्रैक्टिकल बनाते हैं। सोचिए, किसी किले के बारे में किताब में पढ़ना और वहां घूमकर उसे देखना। हाँ, अनुभव में बहुत फर्क होता है, ज्यादा याद रहता है। बिल्कुल। और मानव संसाधन भी तो स्रोत है। टीचर खुद या बाहर से बुलाए गए एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि पेरेंट्स और कम्युनिटी भी। हाँ, ये भी सही है, निश्चित रूप से। अब आते हैं शिक्षण की विधियों पर, मतलब टीचिंग मेथड्स पर। जी। पारंपरिक विधियां कौन-कौन सी हैं जिनका जिक्र है? सबसे कॉमन तो शायद लेक्चर मेथड है ना? बड़ी क्लासों में अक्सर यही होता है। हाँ, व्याख्यान विधि। फिर प्रश्नोत्तर विधि, जिसे थोड़ी बातचीत बनी रहती है क्लास में। हाँ, सवाल जवाब। और प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये साइंस वगैरह में काफी काम आती है, जहाँ टीचर कुछ करके दिखाते हैं। बिल्कुल, ये विधियां थोड़ी टीचर सेंटर्ड ज्यादा होती हैं। इनके अलावा प्रोजेक्ट विधि का भी जिक्र है, जिसे किलपैट्रिक से जोड़ा जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट विधि? ये अनुभव पर आधारित सीखने पर जोर देती है, जहां छात्र खुद किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। फिर समस्या समाधान विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती होगी। हाँ, तार्किक और वैज्ञानिक सोच। और चर्चा विधि भी है, डिस्कशन मेथड, जिसमें छात्र ग्रुप में सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो हुए पारंपरिक तरीके, पर आज के जमाने में खासकर टेक्नोलॉजी के आने से नए तरीके भी आ गए होंगे। बिल्कुल, और स्रोत आधुनिक तरीकों पर काफी जोर देते हैं। जैसे और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब आईसीटी बेस्ड टीचिंग, वो तो अब शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसके अलावा दो और दिलचस्प तरीकों का जिक्र है शायद। एक तो सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। हाँ, जहाँ बच्चे अकेले नहीं बल्कि मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए। और दूसरा अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, जो करके सीखने या सीधे अनुभव पर आधारित है। इन नए तरीकों में टेक्नोलॉजी की भूमिका तो साफ दिखती है, लेकिन क्या ये हमेशा पारंपरिक तरीकों से बेहतर होते हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कोई एक तरीका हमेशा दूसरे से बेहतर है। स्रोत इशारा करते हैं कि असरदार टीचिंग असल में इन अलग-अलग तरीकों का एक मिक्सचर है, एक समझदारी भरा कॉम्बिनेशन। अच्छा। किस सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट क्या है, छात्रों की जरूरतें क्या हैं, रिसोर्स क्या है, टीचर का मकसद क्या है। ये में सही विधि चुनना और उसे ठीक से लागू करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। और इन विधियों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए टीचर्स में कुछ खास स्किल्स होने चाहिए। यहीं पे शायद वो माइक्रो टीचिंग वाली बात आती है। हाँ, सही पकड़ा आपने। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। ट्रेनिंग टेक्निक। हाँ, इसमें जो लोग टीचर बन रहे हैं या जो पहले से टीचर हैं, वो किसी एक टीचिंग स्किल पर फोकस करते हैं। एक स्किल पर? जैसे सवाल पूछने का सही तरीका क्या है, या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करें, किसी टॉपिक को साफ साफ कैसे समझाएं, अच्छे उदाहरण कैसे दें, बच्चों को मोटिवेट कैसे करें, या उनके जवाब पर सही फीडबैक कैसे दें। अच्छा। इसका अभ्यास छोटे ग्रुप में कम समय के लिए किया जाता है। अच्छा, मतलब बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर प्रैक्टिस करना। बिल्कुल, ये स्किल्स ही मिलकर एक टीचर को ज्यादा असरदार बनाते हैं। हाँ, और यही कौशल जैसे स्पष्ट समझाना, धैर्य रखना, छात्रों को प्रोत्साहित करना हमें हमारी चर्चा के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाते हैं। हाँ, समावेशी शिक्षा। बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि एक समावेशी क्लास में तो इन कौशलों की जरूरत और भी बढ़ जाती होगी। यकीनन। समावेशी शिक्षा, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका जो मूल विचार है वो है सबके लिए शिक्षा, एक ही छत के नीचे। सबके लिए? हाँ, यानी हर बच्चे को, चाहे उसकी भाषा, धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड या उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कुछ भी हो, उसे नॉर्मल स्कूल की मेन स्ट्रीम क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बराबर मौके और सम्मान के साथ शिक्षा देना। बराबर मौके, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ स्कूल में एडमिशन दे देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ करते हैं कि समावेश का मतलब सिर्फ अटेंडेंस लगाना नहीं है, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन और सीखने के सार्थक अवसर देना है। इसका मुख्य लक्ष्य ही है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। अच्छा। और जैसे हमने शिक्षण के बारे में कहा था ना कि वो ज्ञान के साथ कौशल और मूल्यों का विकास है, हाँ। वैसे ही समावेशी शिक्षा भी सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव, आपसी सम्मान, सहयोग जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देती है।
ये भी एक तरह की दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम को बच्चे के हिसाब से ढलना होता है। तो इसका दायरा क्या है, मतलब किन किन ग्रुप्स या भिन्नताओं को इसमें शामिल माना जाता है? दायरा काफी बड़ा है। स्रोतों में जिक्र है सामाजिक रूप से पिछड़े या बहिष्कृत समूहों का, जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय, और फिर भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको भी एड्रेस करता है। जेंडर इक्वालिटी भी इसका अहम हिस्सा है। और दिव्यांगता, उसका क्या? हाँ, दिव्यांगता एक बड़ा फोकस एरिया है। इसमें शारीरिक दिव्यांगता शामिल है, जैसे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या चलने फिरने में दिक्कत है। हाँ। साथ ही मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता, जैसे मंदबुद्धि बच्चे या जिन्हें सीखने में खास दिक्कतें आती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अच्छा। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति या परिवार के हालात भी कई बार बच्चों को शिक्षा से दूर कर देते हैं, तो समावेशी शिक्षा उन्हें भी अपने दायरे में लेती है। इतनी सारी अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना, ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है। तो इसके समाधान क्या है? क्या तरीके हैं जिनसे ये मुमकिन हो पाता है? चुनौतियां हैं, लेकिन स्रोत कई समाधान और रणनीतियां भी बताते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है सोच में बदलाव। सोच में बदलाव किसका? टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, पेरेंट्स का और समाज का भी। एक पॉजिटिव नजरिया और सेंसिटिविटी जरूरी है। दूसरा, सबको बराबर मौके देना और किसी भी तरह का भेदभाव खत्म करना। तीसरा, खास टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना जो अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सकें। और चौथा, जरूरी सहायक उपकरण और टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब TLM का इस्तेमाल करना। ये खास तरीके और सहायक उपकरण कैसे हो सकते हैं? कुछ उदाहरण हैं स्रोतों में? हाँ, कई हैं। जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि है, या बड़े प्रिंट वाली किताबें, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है। सुनने में दिक्कत वाले बच्चों के लिए सुनने की मशीनें हैं, साइन लैंग्वेज है या विजुअल चीजें ज्यादा दिखाना। हाँ। चलने फिरने में दिक्कत वाले बच्चों के लिए स्कूल बिल्डिंग में रैंप होना, व्हीलचेयर या खास तरह के फर्नीचर की व्यवस्था। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल, ICT बेस्ड लर्निंग टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एप्स हैं जो अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों के लिए सीखने को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव आता है? हाँ, खास टीचिंग मेथड्स भी हैं, जैसे ब्रेल सिखाना, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल, मल्टी सेंसरी टीचिंग मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंस का इस्तेमाल हो, देखकर, सुनकर, छूकर सीखना, और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी यहाँ काम आती है। अच्छा। ये सब तरीके क्या करते हैं कि जो सीखने में बाधाएं आ रही हैं उन्हें कम करना या हटाने में मदद करते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन एक सवाल उठता है, एक समावेशी क्लास में जहाँ बच्चे इतने अलग अलग लेवल और स्पीड से सीख रहे हैं, वहाँ उनकी प्रोग्रेस का पता कैसे लगाया जाता है? क्या वही पुराने लिखने वाले एग्जाम यहाँ काम करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। पारंपरिक परीक्षाएं शायद पूरी कहानी ना बता पाएं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। इसलिए स्रोत बताते हैं कि समावेशी क्लास में असेसमेंट के तरीकों में भी वैरायटी लानी पड़ती है, सिर्फ रिटन टेस्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो फिर क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे मौखिक परीक्षा लेना, प्रैक्टिकल काम या प्रोजेक्ट वर्क करवाना, बच्चों के काम का कलेक्शन रखना जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो? हाँ, या किसी बच्चे की गहराई से स्टडी करना मतलब केस स्टडी, क्लास में उनको ऑब्जर्व करना, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना, और यहाँ तक कि सहपाठी मूल्यांकन मतलब बच्चे एक दूसरे का काम देखें। अच्छा, प्योर असेसमेंट। हाँ, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मूल्यांकन का तरीका भी समावेशी होना चाहिए, जो हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस को देखे, उसकी क्षमता और शुरुआती लेवल के हिसाब से, न कि सिर्फ दूसरों से तुलना करे। बिल्कुल सही। मूल्यांकन का मकसद सिर्फ पास फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बच्चा कहाँ है, उसे कहाँ मदद चाहिए और आगे टीचिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। और यहीं पर समावेशी शिक्षा का एक और जरूरी पहलू जुड़ता है, मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हाँ, इसका भी जिक्र है स्रोतों में। ये क्या है और क्यों जरूरी है? मार्गदर्शन और परामर्श का मतलब है स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में, जैसे कोई इमोशनल दिक्कत है या बिहेवियर की प्रॉब्लम है, हाँ, या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चुनौतियों में, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कौन सा सब्जेक्ट चुने, या फिर भविष्य के करियर से जुड़े सवालों में मदद करना। अच्छा। इसका मकसद है उन्हें सही दिशा दिखाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, प्रॉब्लम से निपटने के तरीके सिखाना और उनकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करना। इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं क्या? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये पर्सनल लेवल पर हो सकता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, जहां काउंसलर एक बच्चे से बात करता है। ठीक है।
ये ग्रुप में भी हो सकता है, ग्रुप काउंसलिंग, जहां एक जैसी समस्या वाले बच्चों का ग्रुप मिलकर बात करता है। और वोकेशनल गाइडेंस भी होता है, जो करियर चुनने और उसकी तैयारी में मदद करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री मार्गदर्शन, गाइडेंस और परामर्श काउंसलिंग के बीच के बारीक फर्क की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा, क्या फर्क है? गाइडेंस ज्यादातर जानकारी देने या रास्ता दिखाने जैसा है, जबकि काउंसलिंग थोड़ी ज्यादा गहरी, पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझने और सुलझाने पर फोकस कर सकती है। इस पर सवाल बन सकता है परीक्षा में। ये सेवाएं तो सभी बच्चों के लिए जरूरी लगती हैं, पर शायद समावेशी माहौल में इनकी जरूरत और बढ़ जाती होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को एडजस्ट करने में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ये सर्विसेज बच्चों को अपनी ताकत पहचानने, अपनी कमजोरियों से निपटने और स्कूल और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने शिक्षण के कई पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि प्रभावी शिक्षण सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, सिद्धांतों पर आधारित और अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, और इसमें टीचर के स्किल और एप्टीट्यूड की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। और हमने समावेशी शिक्षा के मूल मंत्र को समझा, जो समानता, स्वीकृति, अनुकूलन और हर बच्चे के लिए समर्थन पर टिका है। हाँ, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है, जो कोशिश करती है कि शिक्षा के दरवाजे सच में सभी के लिए खुले हों और हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत आदर्श और जरूरी लगता है, पर अंत में एक सवाल फिर भी मन में आता है, जो शायद हमारे स्रोतों के दायरे से थोड़ा बाहर हो, लेकिन इस चर्चा से ही निकला है। हाँ, जरूर पूछिए। हमने बात की कि शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि कौशल और मूल्य भी विकसित करना है। हाँ। और समावेशी शिक्षा का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक जुड़ाव, सहानुभूति, सहयोग जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना भी है। सही है। लेकिन हमारी जो मूल्यांकन प्रणालियां हैं, जो असेसमेंट सिस्टम है, वो ज्यादातर अकादमिक प्रदर्शन को ही नापते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्थाएं समावेशी प्रथाओं की सच्ची सफलता को कैसे माप सकती हैं, खासकर तब जब सहानुभूति, सहयोग और दूसरे के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास को मापने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके शायद उतने नहीं हैं। क्या हम केवल हाजिरी या एकेडमिक नंबरों से समावेश की सफलता का अंदाजा लगा सकते हैं? ये वाकई एक गहरा और सोचने वाला सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सफलता मानते किसे हैं और शिक्षा के किन नतीजों को हम सच में महत्व देते हैं। हाँ। शायद समावेश की सच्ची सफलता को मापने के लिए हमें पारंपरिक पैमानों से आगे देखना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और सोचने की जरूरत है।